जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हमारा इस समय पर जो क्लास चलती है वो हमारी बायोलॉजी फाउंडेशन के तहत क्लास चल रही है, जिसमें हमने आपको इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र कंप्लीट करा चुके हैं। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो उसके जस्ट आगे चलेंगे हम, और हमारी क्लास होगी आज ब्लड। आज रक्त से संबंधित क्लास है। रक्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपको बताए जाए। चलिए ठीक है भाई, बिना समय गवाए हुए चलते हैं फिर आगे। देखो, मैं बात करूं ब्लड। रुधिर, ब्लड। देखिए, सबसे पहले तो हम कहें कि ब्लड एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, ब्लड क्या है। तो ब्लड एक, मैं कहूं रुधिर, एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ब्लड कैसा है? तरल संयोजी ऊतक, यानी ये लिक्विड भी है। संयोजी मीन्स कनेक्टेड है, यानी चीजों को जोड़ के रखता है। और क्या है? एक ऊतक। ऊतक क्या होता है? कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो उसमें देखिए, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, हम अगर इसके रंग की बात करें, देखिए ब्लड का रंग, अगर हम इसके रंग की बात करें तो मैं कहूंगा इसका रंग गहरा चमकदार लाल होता है। गहरा चमकदार लाल होता है। ठीक है, अच्छा ये लाल होता क्यों है? तो चाहे तो आप यहां लिख लोगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल क्यों होता है भाई? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। कैसा दिखाई देता है हमें? ये लाल दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए, यह मैं कहूं कि ब्लड एक अपारदर्शी संयोजी ऊतक है। अपारदर्शी का मतलब हो गया इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, कैसा है ये? अपार संयोजी ऊतक है। देखो, रुधिर का पीएच मान कितना होता है भाई? 7.4। तथा श्यानता, बिल्कुल उल्टी कर दीजिए इसे, 4.7 होती है। देखिए, इसके अगर हम श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, डेंस, कितना गाढ़ा होता है, इस चीज तरफ आती है। देखिए इसका 7। देखिए, अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल जो होती है उस पर ओवरऑल 0 से लेके 7 और 40, 14 तक अंक लिखे हुए होते हैं। इसका आविष्कार जो किया था वो सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन। देखो, इधर होते हैं अम्ल और इधर होते हैं क्षार। ठीक है, अब जो इधर से यानी 7 से इस तरफ आता जाएगा
उसकी अम्लता उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जो 7 से इधर जाता जाएगा उसकी अम्लीय क्षारीयता बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ हम देखें तो ये कितना है, 7.4 है, अर्थात 7 से कुछ ही ज्यादा है। तो मैं कहूँ कि ये हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है ये? हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। अच्छा, सामान्य जो मनुष्य है, मैं कहूँ कि सामान्य मनुष्य में रुधिर कुल वजन का, सामान्य मनुष्य में रुधिर कुल वजन का 7% या 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, लगभग कुल वजन का। यानी जो आदमी के बॉडी वेट है, मान लीजिए किसी में 60 उसका बॉडी वेट है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कितना ब्लड देखने को मिलेगा, उसका 7% आप निकाल लेंगे 60 का, तो उस हिसाब से हमारे अंदर बॉडी वेट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी में 70 वेट है, तो इसका 7% जब आप निकालोगे तो देखो ये हो जाएगा 49/10, यानी कि 4.9 लीटर। ये इतना ब्लड लगभग देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अभी ऐसा कोई खास है नहीं, आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो, रुधिर का स्वाद हल्का नमकीन होता है, जो NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई ये? तो ये कहेंगे NaCl के कारण होता है। थोड़ा सा कैमरा चेक कर लें। देखिए कैमरा हल्का सा खिसक गया है, जिसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। ये हम सेट कर देते हैं, ठीक है। दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। चलिए अभी बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ब्लड जो हल्का स्वाद इसका कैसा होता है? नमकीन होता है, जो किसके कारण होता है? NaCl के कारण, ठीक है। देखो मनुष्य का जो ब्लड है, मनुष्य का रुधिर पानी से 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है। 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए और है थोड़ा सा इसमें जानकारी अभी। चलिए, रुधिर में मुख्य 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें RBC पाई जाएगी, WBC और BP। ये BP ब्लड प्रेशर नहीं है, ये BP ब्लड प्लेटलेट्स है, यानी प्लेटलेट्स पाई जाती है। ये वही प्लेट्स हैं जिन्हें जब कभी कुछ बीमारियां होते हैं, जैसे डेंगू वगैरह होते हैं, उनमें ये प्लेट डाउन हो जाती है। लेकिन आपको बिल्कुल इस बात की टेंशन नहीं लेनी। अभी हम बताएंगे कि कितनी प्लेट डाउन होने से दिक्कत हो सकती है, या किस तरह से डॉक्टर आपको लूट सकते हैं प्लेटों के नाम पर। वो सारी चीज आपको जानकारी दी जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक लाइन और लिखेंगे, बेहतरीन। रुधिर के अध्ययन को हिमेटोलॉजी,
रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? हेमेटोलॉजी। रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हेमेटोलॉजी हम इस जगह पर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे अब मैं ये रफ करता हूँ, फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और अच्छा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बना लेना, नहीं तो आप मेरे स्तर से साथ साथ लिखते चलें, वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इतना हम समय आपको देते थे, जितना मैं बोर्ड पर लिखा हूँ उसी तरह से आप भी साथ साथ लिखते चलें, तो ये मान लो आपके भी नोट्स साथ से तैयार हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें यही एक सब्जेक्ट नहीं पढ़नी होती भाई, और भी सब्जेक्ट्स होती हैं। और मैं कहता हूँ बायोलॉजी, ये जो मैं करा रहा हूँ आपको बायोलॉजी, इसके बाद केमिस्ट्री भी कराऊंगा, फिजिक्स भी कराऊंगा। अभी थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है, लेकिन आगे थोड़ी सी क्लास आपको ज्यादा मिलती रहेंगी। ये मान लीजिए रेलवे की किसी भी परीक्षा के अंदर इनफ है, इससे बाहर नहीं आने का। आप ये नोट्स किसी से भी मैच करवा लीजिए, किसी भी टीचर से मैच कराइए, आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ग्रामीण से साथी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है इस क्लास से, क्योंकि यहाँ पर मैं इंग्लिश नहीं कराता हूँ। और चाहे तो हम इंग्लिश लिखा सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिखाता, क्योंकि देखिए इंग्लिश जो बच्चे प्रॉपर हिंदी या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, उन्हें इंग्लिश से खास मतलब नहीं होता, ये उनके लिए क्लास है ज्यादातर है। ठीक है, देखो हम रुधिर को दो भागों में बांट सकते हैं। रुधिर का विभाजन, या हम कह सकते हैं दो भागों में पाया जाता है। जैसे ये हो गया आपका रुधिर अर्थात ब्लड, ये कितने भाग में पाया जाएगा भाई? 2 टाइप। पहला भाग कहूं मैं तो होता है प्लाज्मा, ठीक है। दूसरा भाग पाया जाएगा रुधिर कणिकाएं, या इनको कोशिकाएं भी कहते थे, ब्लड कार्पल्स या ब्लड सेल्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इनको कोशिका कहिए आप, रुधिर कोशिका। ठीक है, देखिए अगर हम प्लाज्मा की चर्चा करें तो यह मिनिमम 55% टू 60% अलग अलग किताबों में पाया जाता है। वैसे एनसीईआरटी जो किताबें हैं वो 55% मानती हैं, तो यहाँ बचेगा ये 45% टू 40%। तो आपको जो मिल जाए आप वो टिक कर सकते हो, काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो प्लाज्मा की बात करें तो हम इसमें देखिए प्लाज्मा में भी जो प्लाज्मा का 55 टू 60% पाया जाता है, उसमें भी लगभग 90 से 92% जल पाया जाएगा। ठीक है, 90 से 92% क्या पाया जाएगा? जल, तथा लगभग 6 to 7% आपका प्रोटीन पाई जाएगी, और बच्चे में हैवी मिनरल्स, बच्चे में क्या पाया जाएगा? हैवी मिनरल्स, जो कितने बचेंगे? 2 से 3%। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। जिसमें ब्लड आपको हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपको प्रोटीन भी करा चुके हैं, जिसमें आपको मिनरल्स भी करा चुके हैं। जिस समय पर हमारी कोशिकाओं की क्लास कंप्लीट होने की कगार पर थी, उस समय पर, या मैं कहूँ डाइजेशन सिस्टम से पहले यही क्लासें कराई गई थी, जिनमें आपको, अगर आपको ये पता, पिछली वाली क्लास आप देख सकते हैं, साफ आपको बाहर थंबनेल पर लिखा हुआ मिल जाएगा, वाटर, प्रोटीन, हैवी मिनरल्स, ये सारी क्लास हम पहले से करा चुके हैं। देखिए इस तरफ पाई जाएंगी आपकी आरबीसी, जिन्हें आप कहेंगे रेड ब्लड कार्पल्स या सेल्स। ठीक है, और पाई जाएगी आपकी डब्ल्यूबीसी, जिसे कहेंगे आप ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स,
और बीपी जिसे कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, ये ब्लड में हमें यही सारी चीज पढ़नी है, ये प्लाज्मा पढ़ना है, फिर हमें ये तीनों ब्लड कार्पल्स पढ़नी है, और लगभग इससे संबंधित चीजें हैं। आपकी ये क्लास है ब्लड कंप्लीट हो जाएगा, मिनिमम लगभग 3 क्लास के आसपास इसमें जो है आपकी जाएंगी। चलिए, मैं ये रफ करता हूँ, आगे चलता हूँ। चलिए आगे चलेंगे। थोड़ी सी आवाज हुई होगी, सॉरी उसके लिए, टेबल थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। देखो, पहली हेडिंग डाल देते हम प्लाज्मा। पहले क्या कंप्लीट कर लेते हैं हम? प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा क्या होता है, यह हल्का पीले रंग का क्षारीय, यह हल्का पीले रंग का क्षारीय चिपचिपा द्रव्य होता है। ये हल्का क्षारीय रंग का चिपचिपा, या मैं कहूं क्षारीय चिपचिपा द्रव्य होता है। हाँ ये भी ठीक है। चलिए देखो, प्लाज्मा जो है वो निर्जीव क्षारीय द्रव है। प्लाज्मा कैसा है? निर्जीव क्षारीय, निर्जीव है ये, क्योंकि इसी कारण से प्लाज्मा थेरेपी जो है की जाती है। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन बताया था कि अगर ब्लड में ऐसी ये सारी ब्लड सेल्स निकाल दी जाए, WBC RBC, तो क्या बचेगा? तो वहां पे मैंने बताया था सीरम बचेगा। वो सीरम एक्चुअल में यही होता है, इसका ही नेक्स्ट रूप होता है। जैसे आपने देखा होगा सीरम थेरेपी या फिर प्लाज्मा थेरेपी आजकल होने लगी है, जिसमें पूरा प्लाज्मा ही बदल के चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें मैंने बताया यह संपूर्ण ब्लड का कितना होता है भाई? 55 to 60% होता है। 55 to 60% होता है। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा में क्या पाया जा रहा था, तो मैं डायरेक्ट पूरा ही लिख दूं, 90 से 92% पाया जाता वाटर। अच्छा, और लगभग 6 to 7% क्या पाई जा रही थी? प्रोटीन। अब देखो इस प्रोटीन में यहाँ पर 3-4 टाइप पाए जाते हैं, वो और देख लेंगे आप यहीं पर, क्योंकि वो उनके बारे में ज्यादा नहीं है। जैसे कि पहला है एल्बुमिन। देखिए एल्बुमिन जो होती है वो इसको गाढ़ा बनाती है। एल्बुमिन का क्या कार्य होता है? गाढ़ा बनाना, यानी जो प्लाज्मा है इसको गाढ़ा करती है, इसकी डेंसिटी बढ़ाती है, डेंस बढ़ाती है इसकी। कौन? एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, अगली है ग्लोबुलिन। अगली कौन सी है? ग्लोबुलिन। इसका कार्य होता है आपका एंटीबॉडी का निर्माण।
इसका कार्य क्या होता है, एंटीबॉडी। इसी में जब आगे हम आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तो ब्लड ग्रुप में आपने देखा होगा कि जो एंटीजन होते हैं वो पाए जाते हैं आरबीसी की सीमा या आरबीसी के और छोर पाए जाते हैं आरबीसी के कोनों पर, और जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, वही चीज है। तो उनका निर्माण कौन करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, अगली है आपकी फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, इन दोनों का कार्य एक ही है। वो क्या है, तो इन दोनों का कार्य है ब्लड क्लॉटिंग। इन दोनों का कार्य क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का। इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे आप। रक्त का थक्का क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में कभी कभी चोट लगती है, ब्लड निकलने लगा, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ब्लड रुक जाता है, उसी को कहते हैं रक्त का थक्का बनना, यानी रुक जाना। यह जो होती है, ये दोनों प्रोटीन जो है फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, यह प्रोटीन अपना उस पर एक जाल सा बना लेती है जिसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, अर्थात रुक जाता है। ठीक है, यहीं पर अगर चाहें तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं नोट डाल के, रुधिर को पतला, रुधिर को पतला या कम गाढ़ा कह सकते हैं, कम गाढ़ा, ये कौन करता है, तो ये हिपेरिन नामक प्रोटीन करती है। देखो क्या होता है, मान लीजिए आपके कहीं चोट निकली, ये हिपोरिन नामक जो प्रोटीन है ये शरीर के अंदर सक्रिय होती है, अन्यथा तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जम जाएगा। ये उसको पतला करने का यानी कम गाढ़ा करने का कार्य करती है। लेकिन जैसे हमारे फिर तो आप ये सोचे कि सर जब चोट लगेगी ब्लड निकलने लगेगा तो ये भी तो कार्य कर रही होगी, बिल्कुल ये भी कार्य करती है, लेकिन जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो हिपेरिन भी बाहर आएगा साथ में। हिपेरिन का कार्य होता है कि यह वायु के संपर्क में आने के बाद नष्ट हो जाता है। चाहो तो मैं ये लाइन लिख दूं यहां पर, हिपेरिन वायु के संपर्क में आने से नष्ट हो जाता है, वायु के संपर्क में आने से यह नष्ट हो जाता है, जिस कारण से फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन अपना कार्य करती हैं और ब्लड क्लॉट बना देती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, सिंड्रोम्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके कारण यह प्रोथ्रोम्बिन जो ये है आपका हिपेरिन है, यह हवा में भी सक्रिय रहता है, जिसके कारण उनकी ब्लड क्लॉट बहुत कम हो पाती है, यानी ब्लड चलता रहता है। मैं कहूँ कि ये लोग हैं ये सक्रिय नहीं हो पाते उसमें, क्योंकि उस बीमारी में पूरा प्लाज्मा इफेक्टेड हो जाता है, जिस कारण से ये दोनों कार्य नहीं कर पाते हैं, अर्थात इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जिस कारण से वहां ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता या ज्यादा समय तक ब्लड बहने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है भाई, यहां तक आपकी समझ में आ गई है, तो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए आप थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बाद में बताया जरूर करिए कि आपकी समझ में कैसा आता है। मैं कोई प्रोफेशनली टीचर नहीं हूँ, ये मैं आपको अगर आज बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनली टीचर नहीं हूँ, आप ही जैसा स्टूडेंट हूँ, और मैं एक वो स्टूडेंट हूँ जो कई परीक्षाओं में परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद भी किसी कारण बस गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाए, लेकिन मेहनत बरकरार जारी है। कई बार पुलिस वगैरह के एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद भी हाइट वाइट की प्रॉब्लम होने के कारण आपके साथ हूं, इसीलिए ये मेहनत आपके साथ चल रही है। लेकिन आगे भी कोशिश हमारी जारी है, क्योंकि कहते हैं किसी महान कवि ने कहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिन्हें मंजिल तक जाना होता है उनके सफर
या जिन्हें मंजिल तक जाना होता है वो सफर हमेशा तय करते रहते हैं, वो कभी ये नहीं देखते कि मंजिल कितनी दूर है। अगर आप सफर करते रहते हैं, आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो आपको मंजिल एक न एक दिन अवश्य 100% में करो 110% मिलेगी, और वो समय अब दूर नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी भर्तियों की अगर हम चर्चा करें तो थोड़ी सी सरकार या भर्ती विभागों की भी थोड़ी सी लापरवाही चल रही है, इसीलिए नहीं तो भर्ती होने में कोई ऐसा खास ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये चीज हमने देखिए, ये हमने आपको पूरा प्लाज्मा कंप्लीट करा दिया। प्लाज्मा में इससे ज्यादा आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया है, आप ये अपना नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे चलेंगे अगली हेडिंग, ये मैं रफ कर रहा हूं। चलो देखो, अगली हेडिंग डाल देते हैं हम। रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं भी कहा था मैंने, जिन्हें आप कहोगे ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स, कार्पल्स भी बोल देते हैं ना, क्योंकि कणिकाएं कणिकाएं कोशिकाएं एक ही बात है। ठीक है, चलो देखो, देखिए सबसे पहले तो यह कुल रुधिर का, यह कुल रुधिर का 45 से 40% भाग होता है। भाग होता है, कितना भाग होता है ये, तो 45 से 40% भाग होता है। अच्छा आगे, यह तीनों कोशिकाएं, यह तीनों कोशिकाएं कौन कौन सी, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा में तैरती है, तैरती है। ठीक है, या ओवरऑल हम तो ये कहाँ हिस्सा होता है, ये भी प्लाज्मा के अंदर ही मौजूद होती है। ठीक है, वैसे इनका कलर अलग हो जाता है, इसलिए हमें कल अलग थोड़ी सी दिखाई देती है। ठीक है भाई, मैं कहूं रुधिर कणिकाओं का प्रतिशत, इनके हमें प्रतिशत की कैसे पता चली कि ये 40 से 45% है, तो ये प्रतिशत कैसे ज्ञात हुआ था, तो इसके लिए इनका प्रतिशत हेमाटोक्रिट, हेमाटोक्रिट द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इनका किससे किया जाता है, तो हेमाटोक्रिट्स द्वारा कह सकते हैं, इनकी माप की जाती है कि भाई ये कितनी कार्पल्स हैं। जैसे बता देते हैं ना, किसी व्यक्ति के अंदर आरबीसी की संख्या कम हो गई है, किसी की डब्ल्यूबीसी हो गई है, ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, ये सब चीजें किससे जो है ज्ञात की जाती है, हेमाटोक्रिट्स विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, जिसमें हम पहली कार्पल्स डालते हैं आरबीसी, जिसे कहते हैं आप रेड ब्लड सेल्स, श्वेत, श्वेत नहीं, लाल रक्त कणिका, इनको क्या कहते हैं भाई, लाल रक्त कणिका। ठीक है, अब देखिए
लिखेंगे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इनका नाम एक और क्या होता है, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है इनको, ठीक है। देखिए इनकी संख्या लगभग देखिए वैसे तो 4.5 से 6 मिलियन होती है, मिलियन होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हें 50 लाख से 60 लाख 60 लाख प्रति MMQ ब्लड इस तरह से काउंट कर लेते हैं। यानी 1 घन लीटर ब्लड में जो है औसतन कितनी होती है, ये तो इतनी होती है। इस तरह से हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे, आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो देखो हीमोग्लोबिन देखिए यह एक वर्णक है, पिगमेंट है ये हीमोग्लोबिन, जो हीम मतलब होता है लोहा, आयरन, लोहा प्लस ग्लोबिन, यह है प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, से बना होता है, ठीक भाई। इसका जो कार्य है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का कार्य तो देखिए इसका कार्य होता है, एक तो है तुम्हारा रक्त को लाल रंग प्रदान करना तथा ऑक्सीजन प्लस CO2 का परिवहन करना। अगर हम खास इसकी बात करें, खास यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। खास तौर पर ये किसका परिवहन करता है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है भाई। यहां तक आपकी समझ में आ गई है, ये खास तौर पर किसका परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का, ठीक है। रफ करूं, साथ ही साथ उतार रहे होंगे भाई। आगे चलते हैं, देखो यहां से बाद ये मान लीजिए आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप ध्यान से और लगन के साथ पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। देखिए मैं अगर आरबीसी की बात करूं, और देखिए आरबीसी की संख्या महिलाओं में
पुरुष की अपेक्षा कम होती है। देखिए इसको ज्यादा गहराई में ना ले आप। आरबीसी एक ब्लड है और ये सिंपल आपको पता है कि ब्लड जो है महिलाओं और पुरुषों की अपेक्षा हल्का कम होता है। वही तो है, बस थोड़ी सी भाषा चेंज होगी, यहीं पर तो कंफ्यूज होना, यही नहीं होना। देखिए यह भी एक ब्लड है, डब्ल्यूबीसी भी एक ब्लड है, प्लाज्मा भी एक ब्लड है। अगर आपको प्लाज्मा भी पूछ लिया जाए कि बताइए महिलाओं में प्लाज्मा पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, तो होता है, क्योंकि ब्लड ओवरऑल यही है सारा। हम ये तो ब्लड के अंदर घुस गए हैं, अन्यथा ओवरऑल पूछा जाता है तो ब्लड कम होता है। ठीक है भाई, आगे देखिए जो एक बीमारी है जिससे कहते हैं हेमरेज। हेमरेज या हीमोसाइलेसिस बीमारी में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। जिससे या जिसके कारण शरीर में, हाँ ले आया, ब्लड की कमी होती है। तो आधे तो निकाले जाएंगे भाई, 8 से देने हैं जो हमारे निकाले कर देना, जो कमी हो जाती है, जिसे रक्तल्पता कहते हैं, या फिर एनीमिया। उधर नहीं दिख रहा हो तो यहां देख लेना, ठीक है। एनीमिया कहा जाता है, रक्तल्पता या एनीमिया कहा जाता है। यानी जो आरबीसी की अगर संख्या कम हो जाए तो रक्तल्पता या इसे एनीमिया कहते हैं। इनका प्रोफेशनल नाम भी है, देखिए कैसे। आरबीसी की कमी। पहले मुझे ये बताइए, आरबीसी को एक नाम और क्या बताया था मैंने, तो वो बताया था एरिथ्रोसाइट। तो इसको कर दीजिए एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया अगर कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। अच्छा, अगर वृद्धि हो जाए, आरबीसी में वृद्धि, आरबीसी की वृद्धि, तो कहते हैं इसे पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वह बार बार पूछे जाने वाला सवाल है ये। अगर आरबीसी की कमी, देखिए बायोलॉजी के अंदर पीनिया शब्द ही कमी के लिए आता है, ठीक है। अगर कमी हो रही है, ज्यादातर ही कमी वाला पूछा जाता है, तो हाँ आपको बताना एरिथ्रोसाइटोपिनिया। सब बायोलॉजी के अंदर शब्दों का ही खेल है, आपको शब्दों को ज्यादा समझना है। और अगर वृद्धि हो जाए तो पॉलीसाइट, देखिए पॉली का मतलब भी बहुत होता है, तो बस समझ जाइए आप, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर आगे चले, हम बात कर लेते हैं आरबीसी की उत्पत्ति। देखिए आरबीसी की उत्पत्ति भ्रूण अवस्था में
होती है ये आपकी लीवर। भ्रूण अवस्था में कहाँ होती है? लीवर में। ठीक है। अच्छा, और भ्रूण अवस्था में लीवर और जन्म के बाद होती है ये लाल अस्थि मज्जा। इसे कहते हैं आपका रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो। ये बोन मैरो होता कहाँ है? देखिए, जैसे ये एक हड्डी होती है, ये एक हड्डी। ठीक है, ये हड्डी पूरी मैं कहूँ ठोस ही होती है, ये कुछ इस तरह से। देखो, ये हड्डी इस तरह से ठोस होती है। ठीक है, बाहर से। इसका जो बीच वाला ये वाला भाग है, ये इसमें पाई जाती है क्या? इसी को कहते हैं बोन मैरो अस्थि मज्जा। ठीक है, इसे चेंज भी कर दिया जाता है कभी कभी। सोचो कहाँ से चेंज किया जाता है, यही पाई जाती है ये ब्लड कार्पल्स। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे आरबीसी की मृत्यु। देखिए, अगर हम भ्रूण अवस्था की बात करें तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है भाई? लीवर में। लीवर में ही जन्म हुआ, वहीं पर खत्म। जन्म के बाद तो ये होती है प्लीहा। एक नाम और है इसका तिल्ली, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्प्लीन। तिल्ली स्प्लीन, चलो स्प्लीन। ठीक है, यहां पर इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, स्प्लीन को ही, इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दिख पा रहा है कि नहीं? बिल्कुल, अभी तो दिख पा रहा है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? प्लीहा। अच्छा, इसी को अर्थात प्लीहा को ही ब्लड बैंक, प्लीहा को ही क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड एकत्रित भी होता है। अर्थात जो आरबीसी ज्यादा बन जाती है एक्स्ट्रा, वो सभी कहाँ जाके जमा होती है? इसी। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो आप मुझे फिर बताइए। ठीक है, क्योंकि फिर हम इसके बाद जो है चाह रहे हैं कि इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कराया जाए आपको। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट बढ़िया इसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको बेहतरीन समझाते हुए। आप भी कोशिश करिए, सिलेक्शन पक्का है। रेलवे की कोई भी परीक्षा आप छोड़नी नहीं है, क्योंकि रेलवे की जैसे मान लीजिए अगर ग्रुप डी मान के चलें, 25 नंबर की साइंस है, जिसमें से मिनिमम 8 से 9 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे। अगर हम टेक्नीशियन की बात करें, उसमें 40 नंबर की साइंस है, मिनिमम 17 से 18 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे। एएलपी की बात करें तो उसमें भी लगभग 20-25 नंबर की साइंस है, तो उसमें भी 7-8 क्वेश्चन बायोलॉजी के मिले। मतलब साइंस आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी एसएससी वगैरह उन सबके लिए तो ये ऑलरेडी इनफ है, उनसे तो ओवर ही चल रही है ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।